आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर उसके बाद हमने देखा न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि क्या था, यूनिसेलुलर था। यूनिसेलुलर में जो न्यूट्रिशन से एनर्जी प्राप्त करने के जो स्टेप्स थे कुछ ऐसे थे आपका: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में आपका था इजेशन। तो सेम कंडीशन मल्टी सेलुलर में भी आएगा, ठीक है। सेम कंडीशन मल्टी सेलुलर में भी आएगा। सबसे पहले फूड का इंटेक होगा जो कि होगा इजेशन, फिर उसके बाद होगा डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, फिर होगा आपका इजेशन। तो इनके बारे में हमने देख ही लिया था कि ये चार मेन प्रोसेसेस मतलब क्या है एनर्जी रिक्वायर, मतलब एनर्जी प्राप्त करने के लिए चार स्टेप्स कौन कौन सी। इजेशन मतलब मैंने बताया था आपको, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन में बताया था ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड डिसॉल्व फॉर्म, है ना, ये बताया था। फिर एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में मैंने ये बताया था कि अब इनकी एंट्री होगी सेल्स में, ठीक है। इनका क्या होगा, सिंपल और डिसॉल्व का, सिंपल एंड डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स गेट यूटिलाइज्ड बाय सेल्स, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और इजेशन में क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स गेट आउट फ्रॉम द बॉडी। अब तक हमने बस यही देखा था। तो सबसे पहला इजेशन में हमने क्या लिया, प्लांट से ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल। आपको पता है कि एनिमल जो है हेटेरोट्रॉफिक है, और हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ ये किस न्यूट्रिशन में आएगा, होलोजोइक के ओमनिवोरस में। ओमनिवोर है ये। तो ओमनिवोर क्या, प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं। तो मान लीजिए कि हमने प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट से हमने क्या लिया, फ्रूट लिया, ठीक। अब इस फ्रूट को जब हम लोग खाएंगे, इजेशन करेंगे, तो मतलब क्या होगा, इसका बॉडी में एंट्री होगा। इनटेक ऑफ फूड मतलब एंट्री ऑफ बॉडी, एंट्री ऑफ फूड इनटू बॉडी, ठीक है। तो अब देखते हैं जब एंट्री हो जाएगी तो फिर इसके बाद डाइजेशन, नेक्स्ट स्टेप जो है डाइजेशन, इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो फूड आसानी से आपका ब्रेकडाउन हो, फूड की कॉम्प्लेक्सिटी आसानी से सिंपल फॉर्म में आए, तो इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग के बॉडी में डाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम बस इतना सा है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फॉर डाइजेशन ह्यूमन हैव एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब जैसे देख लीजिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये दो चीज़ से मिलके बना है। पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा बना है आपका एसेसरीज डक्ट्स, ठीक है, एसेसरीज डक्ट से बना है। तो देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि आपको यहाँ एक अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम एनसीईआरटी में भी होगा और बोर्ड पे भी मैंने बनाया, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी को अगर बांटे, पोजीशनिंग करें अगर, ठीक है,
ठीक है। तो अब बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता कहाँ है, मिलता कहाँ है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए पूरा ह्यूमन बॉडी है, तो हम लोग इसको 3 हिस्से में बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग की बॉडी में आपको पता होगा डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डायफ्राम, ये क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट। डायफ्राम क्या किया, बॉडी को 2 हिस्से में बांट दिया, डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा और इसके नीचे वाला हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। बॉडी को डायफ्राम ने कितने हिस्से में बांटा, दूसरे 2 हिस्से में, और ये लास्ट आपका तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो डायफ्राम के जो ऊपर वाला एरिया है, अपर पोर्शन जो है, ये कहलाता है थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। लेकिन अब जब नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे, लोअर पोर्शन पे आएंगे, जब लोअर पोर्शन पे जब आएंगे, तो अब ये हो जाएगा आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब इसके बाद ये थर्ड पोर्शन जो है, सबसे लोवेस्ट पोर्शन, लोवेस्ट पोर्शन जो है, ये हो जाएगा आपका पेल्विक रीजन, ठीक है, पेल्विक रीजन। तो अब इसी पोर्शन को, जैसे ये डिवाइडेड पोर्शन है, अगर हम लोग इसको एग्जैक्ट ला के यहाँ कॉपी करें, तो आप लोग को क्या दिखेगा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पेट का सीन है, ये जो पेट का सीन है, देखिए शोल्डर के जस्ट नीचे, शोल्डर के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट है डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पे इसको छेड़ेंगे नहीं, इसोफेगस है, इसको छेड़ते नहीं है, आपका ये क्या है, डायफ्राम, ठीक है। इसने बॉडी को 2 हिस्से में बांट दिया कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है आपका, थोरैसिक कैविटी। तो अब एलिमेंट्री कैनाल का पोजीशन क्या हुआ, एलिमेंट्री कैनाल का पोजीशन क्या हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल रीजन ऑफ अ बॉडी, एब्डोमिनल रीजन ऑफ बॉडी, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका इंक्लूड्स, फिर अब इसके आगे जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे इसके बारे में कि एलिमेंट्री कैनाल्स हैव फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हैव अ फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल है फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहला आएगा आपका माउथ रीजन, क्या आएगा, माउथ, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड, देखिए यहाँ पे क्या आ गया आपका, ओरल कैविटी, ये आपका क्या है, ये वाला हिस्सा माउथ है। अभी हम लोग एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ माउथ से हम लोग होते हुए आएंगे कहाँ, सेकंड पोर्शन क्या पड़ रहा है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये वाला पोर्शन क्या है, इसका हमने नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है इसोफेगस, इसका नाम है इसोफेगस। इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। अब इसके बाद डायफ्राम नहीं है, डायफ्राम डिवाइडर का काम करता है, इसको हटा देंगे, ठीक है। डायफ्राम का काम अभी नहीं है, डायफ्राम का काम रेस्पिरेशन में आएगा, उसको बाद में पढ़ेंगे। इसोफेगस के बाद आपका आता है क्या, फोर्थ पोर्शन जो आपका आता है वो स्टमक, ठीक है, स्टमक आता है। फिर इसके बाद स्टमक के बाद देखिए क्या आ रहा है, स्टमक के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये इसको हम लोग बोलते हैं डुओडेनम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डुओडेनम, लेकिन अभी इसको छोड़ते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखिए आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, ठीक है, ये कुछ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होंगी नागिन जैसी, इनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखिए स्टार्ट तो यहाँ से हुआ, ये
स्टार्ट यहाँ से हुआ और ओपन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, ओपन यहाँ पे हो रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रहा है कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे ये कॉइल्ड फॉर्म में आपका ओपन कहाँ होगा, रेक्टम में। कहाँ होगा, रेक्टम में, ठीक। अब रेक्टम के बाद ये कहाँ ओपन हो रहा है, रेक्टम के बाद ये आ गया आपका लास्ट सबसे पोर्शन एनस। एनस तो अगर मैं अब एक बात करूं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल मतलब होता है रास्ता। तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे पाइप बनाऊं, ठीक है, तो ये पाइप जो है माउथ से लेकर के पूरा एनस तक क्या होगा, सेम होगा। ये पाइप जो है माउथ से लेके एनस तक क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अब यहाँ पे सबसे आउटर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या है, माउथ, और माउथ की इधर क्या है आपका, ये आपका लिप्स, ठीक है। तो लिप्स यहाँ पे जो स्किन है, यहाँ पे जिस टाइप का स्किन है, एनस के पास भी वैसा ही उसी टाइप का क्या है, सेम स्किन है, सेम स्किन, ठीक है। लिप्स का स्किन जैसा भी है वैसा ही सेम स्किन कहाँ है, एनस के पास भी, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये बताने का क्या मतलब था कि ये सेम पाइप है, बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया और कुछ इसमें एडिशनल क्या आ गए हैं, ये कुछ ऐसे एडिशनल मैकेनिकल वर्क करने के लिए यहाँ पे अलग अलग सिस्टम दे दिए हैं। प्लस आपको मैंने बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एलिमेंट्री कैनाल और सैलिवरी ग्लैंड, इन दोनों को मिला के बना। तो अब एलिमेंट्री कैनाल तो बन गया, ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है। लेकिन अब इसके साथ साथ कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स भी हैं। कुछ सैलिवरी ग्लैंड्स आपके माउथ रीजन में हैं, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जो कि सबसे पहला एसेसरी ग्लैंड है सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है आपका, माउथ में। सैलिवरी ग्लैंड आपका कहाँ प्रेजेंट है, माउथ में, बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में, ठीक है। अब इसके बाद अब कहाँ प्रेजेंट होगा ग्लैंड, ये पहला एसोसिएटेड ग्लैंड था, एसेसरी ग्लैंड था। दूसरा आप कहाँ प्रेजेंट होगा, देखिए यहाँ पे लीवर और गाल ब्लैडर प्रेजेंट है, किसके पास, स्टमक के पास। तो अगर ये पूरा स्टमक का पोर्शन बनाऊँ मैं, ये पूरा स्टमक का पोर्शन बनाऊँ, तो यहाँ भाई साहब ये क्या, कौन कनेक्टेड है यहाँ पे, लीवर एंड गाल ब्लैडर, ठीक है, ये स्टमक से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसके बाद स्टमक के साथ, स्टमक के बाद देखिए यहाँ पे स्टमक जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुल रहा है, ठीक है, स्टमक जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुल रहा है, तो यहाँ आके जुड़ जाते हैं कौन, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जुड़ जाता है। तो आपको पता है कि हम लोग जब कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स होती हैं, है ना। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ जो पेनक्रियाज हैं ये रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, ये रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, ये रिलीज करेंगे क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर एंजाइम जो कि डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। ये जब हम लोग आगे पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स उस पर मैं बताऊंगा, ठीक है। ये रिलीज करेगा क्या, प्रोटीन, डाइजेस्ट करेगा क्या, किसको, प्रोटीन को। और यहाँ पे लीवर क्या रिलीज करेगा, ये करेगा बाइल जूस। अब ये क्या करेंगे, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड भी सेम चीज़, ये भी रिलीज करेगा एंजाइम जो कि ये भी क्या करेगा, फूड के डाइजेशन में, फूड डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एक शॉर्ट व्यू, बोल सकते हैं शॉर्ट व्यू,
ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही स्टमक में फूड डाइजेशन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्टमक में स्टोर होगा, फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाएंगे वो स्टोर होंगे कहाँ, रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में क्या होंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। फिर ये स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट टाइम आने पे जब ये रेक्टम फुल भर जाएगा तो फिर एनस के थ्रू से क्या हो जाएंगे, आउट। ठीक है, बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, ये था ओवरव्यू। ठीक है, अब इस ओवरव्यू में थोड़ा सा अब बात करते हैं माउथ। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, माउथ की या फिर ओरल कैविटी की। ठीक है, तो ओरल कैविटी में क्या क्या इंक्लूडेड ये देख लेते हैं। ठीक है, ओरल कैविटी अगर आप लोग ध्यान से देखें तो फिर माउथ के अंदर आपके टीथ प्रेजेंट है, माउथ के अंदर आपके टीथ प्रेजेंट है। अभी सिर्फ हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे, एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको थोड़ा भी टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो माउथ के अंदर सबसे पहला आएगा आपका टीथ। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन है, टीथ का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। टीथ का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा या फिर टीथ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ये आपको बताना है। मुझे कन्फ्यूज़न है, अगर आप बता देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, टीथ जो है सिंगुलर फॉर्म है या फिर प्लूरल, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे माउथ में टीथ के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंटेशन। क्या बोलते हैं, डेंटेशन। तो जो ह्यूमन बीइंग है इनका जो डेंटेशन होता है, सबसे पहला है ये थीकोडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट और तीसरा डाइफायोडोंट। ठीक है, डाइफायोडोंट। तो थीकोडोंट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि टीथ आर embedded in skull socket, skull socket। ठीक है, जैसे हम लोग की जो टीथ हैं इनको एक स्पेशल पोजीशन दिया जाता है, एक स्पेशल गैप दिया जाता है, एक स्पेशल सॉकेट है स्कल में, जिसमें ये क्या है, एम्बेडेड है, धसी हुई है। ठीक है, हेट्रोडोंट मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट। हेट्रोडोंट का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के माउथ में, ओरल कैविटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से आगे देखेंगे। और डाइफायोडोंट का क्या मतलब है, डाइफायोडोंट का मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम में ह्यूमन के पास टू टाइप्स ऑफ टीथ हैं। ठीक है, कौन कौन से, टाइम के हिसाब से ये बांटा गया। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है टेम्पोररी और दूसरा आता है परमानेंट। ठीक है, तो टेम्पररी में क्या होता है, इसको हम लोग टेम्पररी को हम लोग मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक, मिल्क टीथ भी बोलते हैं। और ये परमानेंट तो आपका परमानेंट ही टीथ रहेगा। ठीक है, टेम्पररी टीथ का नंबर और परमानेंट टीथ का नंबर दोनों अलग, मतलब दोनों डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थीकोडोंट तो मैंने बता दिया कि जैसे अगर मैं ये बकल कैविटी बनाऊं तो यहाँ पे सॉकेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉकेट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट शेप के। और इसी में अपने क्या है, दांत जो हैं धसे हुए हैं, है ना, ये दांत जो है धसे हुए हैं। ठीक है, फिर अब बात करेंगे हेट्रोडोंट की। तो देखिए यहाँ पे जो हेट्रोडोंट का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट शेप के दांत जो हैं हम लोग के बकल कैविटी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट शेप्स कौन कौन से हैं, 4 टाइप्स के आपके ओरल कैविटी में टीथ हैं।
पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, प्रीमोलर, मोलर। तो ये आपके क्या है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इनका क्या है, अपना एक अलग अलग रोल है। ठीक है, इनका क्या है, अपना अपना अलग अलग रोल है। तो जो सबसे सामने जो दांत दिखता है, आगे जो दो दांत दिखते हैं सामने कि ये इनका नंबर 2 होता है, केनाइन का नंबर 1 होता है, प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3। ठीक है, प्रीमोलर का 2 और मोलर का 3। तो इसी हेट्रोडोंट के ही अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं डेंटिशन फार्मूला। डेंटिशन फार्मूला, ठीक है। डेंटिशन फार्मूला 2 तरीके से बनता है। टाइम के अकॉर्डिंग में देख रहे तो देखिए, सबसे पहले डेंटिशन फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ में डाइफाइडेंट है ना, लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग। तो जो टेम्पररी टीथ होती हैं इनका नंबर कितना होता है। ये मिल्क टीथ आपको पता है, बचपन में दूध का दांत जिसको बोलते थे, बेबीज़ में मिलता है, जो कि क्या होता है, बचपन में क्या होता है, दांत टूट जाते हैं तो दोबारा चले आते हैं। लेकिन जैसे ही आप एडल्ट बन जाते हो, एडल्ट होता है कोई, उसके दांत जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है, ये भी देख लेते हैं। देखिए ये सीक्वेंस यही रहेगा, ICPM एंड M। ठीक है, तो अब इसका देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे बकल कैविटी बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको 4 हिस्से में बांट देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हमने बना दिया थेकोडोंट सॉकेट्स बना दी, और यहाँ पे आपके क्या टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके नीचे प्रेजेंट होंगे। तो देखिए इसमें सब ये डेंटिशन का ज़रूरत क्या पड़ा, यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, यहाँ पे समझने वाली ये चीज़ है कि इंसीजर जो है मिल्क टीथ मतलब बेबीज़ में, बेबी के केस में प्रीमोलर एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रीमोलर एब्सेंट होता है 2102। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि बेबीज़ में प्रीमोलर एब्सेंट होता है कंप्लीटली। ठीक है, और मोलर होना कितना चाहिए 3, लेकिन एब्सेंट है कौन सा, 1। तो यहाँ पे 3rd मोलर एब्सेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2102, ठीक है, 2102 आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया होगा, अपॉन 2102 लिखा होगा। ठीक है, फिर बाद में इसके बाद ये कर दिया होगा इसको 20 टीथ, फिर डायरेक्ट बोल दिया होगा कि बेबीज़ में 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट में 32। तो ये 20 आया कैसे, ये देखते हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये जो बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, इसको मैंने 4 हिस्से में बांट दिया। ठीक है, 4 हिस्से में बांटा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ फिट करेंगे। ठीक है, 2 क्या है, इंसीजर, 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 एक क्या है कैनाइन, एक यहाँ पे कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट तो हम लोग इसको नहीं ऐड करेंगे, और यहाँ पे मोलर क्या है 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोलर और यहाँ पे ये 2, 1 मोलर है। ठीक है, 1 2 3 4 5, सेम 5 वाली कंडीशन यहाँ बनेगी, यही सेम दांत यहाँ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये 5 और 5 मिला के कितने हो गए 10। फिर अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी 5 वाली होगी
और सेम कंडीशन यहाँ पे भी 5 वाली होगी। तो ये 5, ये 5, ये 5, ये 5 चारों मिला करके 5 कितने हो गए? 20। तो यहाँ पे जो डेंटल फार्मूला लिखा होता है, ये बकल कैविटी को 4 हिस्से में बांट के एक हिस्से वाले का काउंट करके यहाँ पे फार्मूला लिखा होता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम लोग परमानेंट या फिर एडल्ट में देख लेते हैं, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे एडल्ट में भी देखते हैं, ICPM और M, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3। बहुत ही आसान है ये। देखिए इंसीजर यहाँ पे 2, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। 2102 अपॉन 2102 इक्वल्स टू, इसको ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5/5। इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो आंसर आ जाएगा आपका 20, ठीक है, 20 टीथ। सेम कंडीशन यहाँ पे, इसको हम लोग ऐड कर दें 2 1 2 5 और 3 8, 8 ऊपर 8 से नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी 8 होगा और यहाँ पे भी 8 होगा। 8 4 जा 32। तो एडल्ट में आपको क्या मिले? एडल्ट में आपको मिले ना 32 टीथ, 32 टीथ मिले। तो ये था हमारा ओरल कैविटी में टीथ के बारे में, ठीक है। ये था हमारा ओरल कैविटी में टीथ के बारे में। टीथ हमारे थीकोडोन, हम लोग में थीकोडोन प्रेजेंट होते हैं, मतलब टीथ क्या है? एम्बेडेड होते हैं स्कल के सॉकेट में। हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। यहाँ पे मैंने इनके 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इनके बारे में लिख दिया। फिर इसके बाद थर्ड है डाइफायोडोंट होते हैं, मतलब पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दांत उगती हैं। पहली बार जो उगता है वो मिल्क टीथ होता है, टेम्परेरी टीथ होता है, जो कि बेबीज़ में मिलती हैं। और दूसरा जो परमानेंट के लिए हो जाता है, अगर एक बार रुका तो रुका, अगर गया तो फिर चला गया, वो दोबारा वापस नहीं आएगा, ठीक है। और मिल्क टीथ का जो या फिर टेम्परेरी डेंटिशन का जो फॉर्मूला है वो है 2102, जिसको हम लोग ने कैलकुलेट करके 20 टीथ लाया। मैंने प्रूव भी किया कि बच्चों में 20 दांत होते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जो प्री मोलर है बच्चों में एब्सेंट होता है। कहीं कहीं एग्जाम में ऐसे ही सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, आपको ऐसे ही याद करना, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर, ठीक है। प्री मोलर बच्चों में एब्सेंट होता है और मोलर जो थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों में प्री मोलर एब्सेंट और थर्ड मोलर एब्सेंट, ठीक है। और यही परमानेंट या फिर एडल्ट के केस में क्या होगा कि यहाँ पे इंसीजर 2, केनाइन 1, प्री मोलर 2 और मोलर जो यहाँ पे थर्ड वाला एब्सेंट था यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग जब ऐड करेंगे एक साइड का तो 8 आएगा और 8 बाकी के तीनों साइड भी होगा, तो 8 × 4 = 32, ठीक है। कंफ्यूज ना होइएगा, ये सेम चीज़ है, ये ऊपर 8 और ये नीचे 8। तो अगर ऐसे कर दो तो 8 8 16, 8 8 16, जब इनको भी आगे चल के ऐड कर दो तो 32 ही आएंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज ना होइएगा इस चीज़ से। अब टीथ के बाद अब बारी किसकी आती है? बकल कैविटी में आपको क्या लगता है और क्या है टीथ के साथ साथ? टीथ के साथ साथ एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका नाम है टंग, जिसका नाम है टंग। अब टंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक शॉर्ट व्यू। और आज आपको ये भी पता चलेगा कि टंग का कौन कौन सा हिस्सा जो है आपके बात करते हैं टंग की। तो सबसे पहली बात, इट इज अ मस्कुलर organ present in oral cavity, ठीक है। ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है। कनेक्टेड विथ हायोइड बोन, ठीक है। यहाँ पे हायोइड बोन होती है, यहाँ पे जो कि टंग जो है, जैसे ये हायोइड बोन है,
ठीक है, ये हायोइड बोन है, तो इसी से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है, हायोइड बोन की खासियत क्या है, हायोइड बोन जो है किसी भी बोन से इट इज़ नॉट जॉइंट विथ एनी अदर बोन। जैसे हमारी हाथ की ये और ये वाला पोर्शन यहाँ जॉइंट है ना, है, लेकिन हायोइड बोन जो है जॉइंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अनजॉइंटेड बोन है, जो कि टंग को क्या क्या रहता है, टंग इससे अटैच्ड है। ठीक है, कनेक्टेड विथ हायोइड बोन, बार बार मैं बोन क्यों बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, हायोइड बोन। ठीक है, अब इसके बाद अब इसका टंग का काम क्या है, टंग हैव पेपिलेई on its surface papillae have taste buds and birds are connected with सेंसरी नर्व। ठीक है, ठीक है, टंग है, तो टंग के पास प्रेजेंट होती हैं पेपिलेज। ठीक है, डिफरेंट बहुत सारी क्या होती हैं, पेपिलेज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और इन पेपिलेई के पास प्रेजेंट होता है टेस्ट बर्ड। ठीक, और टेस्ट बर्ड जो है वो कनेक्टेड होती हैं सेंसरी नर्व से, जिनका काम क्या होता है, सेंस करना टेस्ट को। ठीक है, और ये क्या करती हैं, टंग्स हेल्प्स इन फूड मैस्टिकेशन। टंग फूड के मैस्टिकेशन में हेल्प करती है, मतलब फूड को चबाने में, फूड को मूवमेंट, मतलब माउथ बकल कैविटी में जैसे ही फूड आता है तो टंग्स के हेल्प से हम लोग फूड को दांतों के बीच में इधर से उधर क्या कर रहे होते हैं, घुमा रहे होते हैं। ठीक है, अगर टंग नहीं होता तो फिर हम लोग को एक बार ऐसे मुंडी घुमाना पड़ता, इधर चबाने के बाद इधर ऐसे मुंडी घुमाते, इधर चबाते। ठीक है, लेकिन टंग के रहने की वजह से हम लोग क्या है, स्टेबल हैं। बात करते हुए भी टंग के हेल्प से क्या करते हैं, चलो राइट साइड चलो खाना, लेफ्ट साइड चलो, राइट साइड से हो गया, चलो लेफ्ट साइड चलो, वहाँ भी तुम्हारी कुटाई हो जाए। ठीक है, ये करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन सा पोर्शन किस किस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप पता है कि टेस्ट बर्ड्स जो हैं मेनली सॉर, बिटर, सॉल्टी और स्वीट को पहचानती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट वाला जो रीज़न है, ये वाला रीज़न, ये प्रसिद्ध है अपने कड़वेपन के लिए, ये प्रसिद्ध है अपने बिटरनेस के लिए। यहाँ पे टेस्ट बड कैसी वाली प्रेजेंट है, बिटर के लिए। जैसे ही अगर कोई कड़वा चीज़ है यहाँ पहुँचा तो तुरंत हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो नीम है, ये तो एलोवेरा है, जो कि बहुत ही कड़वा लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद सबसे आगे वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये रिस्पॉन्सिबल है स्वीट के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है स्वीट के लिए। अब इसके बाद बचता है अपना ये वाला पोर्शन, ये रिस्पॉन्सिबल है सॉर के लिए, मतलब खट्टेपन के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है सॉल्टी के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल है सॉल्टी के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल है सॉल्टी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद टंग का काम खत्म हुआ, तो बकल कैविटी में आपको क्या क्या मिला, बकल कैविटी बोले या फिर ओरल कैविटी बोले, बकल कैविटी बोले या फिर ओरल कैविटी। तो इसमें टीथ हो गया,
टीथ के बाद टंग हो गया, ठीक। अब बकल कैविटी में ही आता है हमारे यहाँ पे सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड को भी डिस्कस करते चलते हैं। तो तीसरा सलेवरी ग्लैंड, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड जो है हमारे थोरैसिक रीजन में हेड के पास प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में जो 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स हैं उनका कुछ ऐसे नाम है। ये जो कान के पास प्रेजेंट है इसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये जो कान के पास प्रेजेंट है, यहाँ पे ईयर है तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और फिर जो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे टंग है ना, यहाँ पे माउथ, फिर यहाँ पे टंग, तो जो टंग के नीचे है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाए यहाँ पे, जो सलेवरी ग्लैंड टंग के नीचे है उसको हम लोग नाम देते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। उसको हम लोग नाम देते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। और जस्ट इसी के बगल में, मतलब जॉ के ही नीचे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जैसे ये जॉ है तो जॉ के नीचे आपका प्रेजेंट है सब मैंडिबल ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। और एक जस्ट ईयर के करस्पॉन्डिंग, जैसे ये ईयर है तो जस्ट इसी के पीछे प्रेजेंट होगा ये आपका पैराटोइड ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों आपके क्या हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो कि फूड के साथ साथ, जैसे ही फूड अंदर बॉडी के अंदर आता है, ओरल कैविटी में आता है, फूड का जैसे इनटेक होता है वैसे ये क्या, इनसे क्या होता है, सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इनमें से इनके जूस निकल के जाती हैं, इन तीनों के जूस, ठीक है। ये इन तीनों के जूस निकले, ये जूस मिक्सअप विथ फूड, ठीक। फिर इससे क्या होगा, ये जूस मिक्सअप होने से क्या होगा, इजीली मैस्टिकेशन, ठीक है, इजीली मूवमेंट फ्रॉम ईसोफेगस, ठीक है। अब ऐसे क्या होगा, जैसे ही इनके मिलने से क्या होगा, जूस के मिलने से क्या होगा कि फूड जो है आपका गीला हो जाएगा, और गीला होने से क्या होगा कि इजीली मैस्टिकेशन भी होगा, ठीक है, चबाने में भी आसानी होगी, प्लस इजीली मूवमेंट। यहाँ से आपका जैसे यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे जूस से जैसे ही मिक्सअप होगा तो यहाँ पे ये बन जाता है बोलस, ठीक है। बोलस मतलब क्या हुआ, खाने का निवाला, ठीक है। खाने के निवाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस। तो जैसे ही आपका यहाँ बोलस तैयार हुआ तो ये आपका जाएगा कहाँ पे, फेरिंग्स के पास पहुँचेगा। अब फेरिंग्स क्या है ये भी देख लेते हैं। तो आपका ओरल कैविटी टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड से भरपूर था, इसको हमने कवर कर लिया, ठीक है। ओरल कैविटी में पैलेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे बकल कैविटी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, तालू, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तालू, उसको हम लोग पैलेट भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, रूफ ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी का छत है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बकल कैविटी में पैलेट भी इंक्लूडेड है, जो कि क्या है, रूफ ऑफ अ बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का क्या काम है, सूखा नहीं है, फेरिंग्स यहाँ पे जो है एयर पाथ प्लस फूड पाथ, एयर पाथ प्लस फूड पाथ, ये दोनों क्या है यहाँ पे सेम है। जैसे देखिए
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसे, ये आपका नसल चैम्बर हो गया यहाँ पे ऊपर, नसल चैम्बर, ये नाक से, इसका काम सब नाक से, ठीक है, यहाँ पे नाक वाला रीजन है, इसको हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ये पूरा आपका क्या था, माउथ, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए ये नेसल चैम्बर है, ये यहाँ पे करें, एयर पाथ, मतलब ये नोज नसल चैम्बर, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, नोज, तो ये क्या हो जाएगा, नसल चैम्बर। हम लोग नोज से क्या लेंगे, एयर लेंगे, और ये क्या है, बकल कैविटी, ये क्या है, माउथ, ये क्या है, माउथ। तो हम लोग भोजन जब भी लेंगे तो ये कहाँ आएगा, बकल कैविटी में, ठीक है। तो हवा और भोजन, हवा और भोजन एक ऐसा पॉइंट आता है एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे एक ही जगह मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भोजन भी है, यहाँ पे हवा भी है। तो इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, ठीक। आगे चल के ये फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स बट जाता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप या फिर एयर पाइप, विंड पाइप, ठीक। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा ईसोफेगस, जो आगे जाकर के क्या है, स्टमक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए ये ट्रैकिया जो है ऊपर से कवर्ड होता है, जिसको नाम देते हैं हम लोग ग्लॉटिस, क्या नाम देते हैं, ग्लॉटिस, ठीक है। और फिर इसी के साथ यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, बोल दे इसको, ये इसको हम लोग नाम देते हैं एपीग्लॉटिस, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एपीग्लॉटिस। तो आप लोग देख सकते हैं ये एपीग्लॉटिस का क्या काम है, जैसे यहाँ पे बोलस आएगा ये एपीग्लॉटिस इसको कवर कर लेगा, ठीक है, इसको कवर कर लेगा, या फिर थोड़ा सा बोलस को साइड दे देगा कि भाई साहब आपको एयर ट्रैक में नहीं जाना है, विंड पाइप में नहीं जाना है, आपको कहाँ जाना है, ईसोफेगस में जाना है, ठीक है। तो एपीग्लॉटिस क्या कर दिया कि इसको पास दे दिया कि भाई साहब बोलस जो आप हो यहाँ ईसोफेगस में जाओ, ईसोफेगस से आप स्टमक में जाओ, ठीक है। फेरिंग्स समझ में आ गया आपको, फेरिंग्स आपका इंक्लूडेड है एयर पाथ से और फूड पाथ से, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पोर्शन है, ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक, ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टमक। स्टमक क्या है, स्टमक आपके बुक में बहुत ही इन शॉर्ट दिया है। स्टमक क्या है, स्टमक इट इज अ जे शेप structure, J-shaped structure which contains J-shaped bag-like structure, J-shaped bag-like structure। ईसोफेगस छोड़ गया क्या, चलिए ईसोफेगस छोड़ रहा था, इसको देख लेते हैं। ईसोफेगस, अब ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, ईसोफेगस को हम लोग बोलेंगे फूड पाइप। तो फूड पाइप का बस इतना ही काम है कि ये माउथ से भोजन को या फिर बोलस को क्या करेगा, स्टमक तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसका लेंथ जो होता है, ईसोफेगस का लेंथ, सबसे पहले ये लिख दें, लेंथ 22 से 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और पूरे एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ, एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ 6 से 9 मीटर होता है, ठीक है।
6 से 9 मीटर होता है। ठीक, इसोफेगस का लेंथ हो गया। अब इसके बाद इसका काम क्या है? इट फंक्शंस इज टू टेक अ बोलस फ्रॉम it carry a bolus from mouth to stomach only। ठीक है, एक चीज़ ये भी लिख देंगे, there is no digestion and absorption process इन ईसोफेगस। ये बस ईसोफेगस में इतना ही 3 लाइन काफ़ी है। उसका लेंथ और इसका फंक्शन क्या है, वो कैरी करता है बोलस को बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है क्योंकि ये फूड पाइप है, बोलस को स्टमक तक पहुँचाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक स्टमक क्या है? सबसे पहला चीज, इट इज जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर। इट स्टोर्स 4 to 5 hours फूड इन इट। मतलब स्टमक में जो भी खाना है वो 4 से 5 घंटे तक ही बस रह सकता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन of food occurs in stomach। ठीक है, ब्रेकडाउन में क्या होगा, देखिए अब तक यहाँ पे क्या था, ये जो बोलस है आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो अब ये ऐसे राउंड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन स्टमक में जैसे ही आएगा तो इस पर क्या होगा, अटैक होगा, इंजाइमेटिक अटैक्स होंगे। देखिए यहाँ पे अभी स्टमक के साथ साथ यहाँ पे देखिए पेनक्रियाज भी एडेड है, यहाँ पे लीवर भी एडेड है। तो ये क्या करेंगी, इंजाइमेटिक अटैक करेंगी, जिससे क्या होगा कि ये बोलस स्मॉल छोटे छोटे हिस्से में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अब इनका आगे क्या, और इसी के साथ साथ यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। जैसे अभी ये भोजन जो है हम लोग ने इसको पका के खाया, अच्छी बात है, लेकिन अगर भोजन पका के नहीं खाएं हम लोग तो उसमें जितना हो सकेगा स्टमक के पास होता है सबसे मेन चीज, स्टमक हैव कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लोग हाथ पे लेंगे तो हमारा हाथ हाथ पे छेद हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। लेकिन स्टमक के अंदर, हम लोग के पेट के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl प्रेजेंट है। सोचिए हम लोग पेट के अंदर लेके घूम रहे हैं HCl, जो कि क्या करता है, ब्रेकडाउन और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन वही HCl अगर हम लोग हाथ पे लें तो फिर हम लोग का हाथ जल जाएगा, हम लोग उससे क्या हो सकते हैं, झुलस सकते हैं। लेकिन HCl कैसे बचा, कैसे है हम लोग का पेट इस HCl के प्रकोप से बचा कैसे है? देखिए क्या है, स्टमक है HCl एसिड, देयर इज म्यूकस मेम्ब्रेन in stomach which protect from HCl effect। ये स्टमक है,
तो स्टमक के लेयर पे आपका क्या होगा, यहाँ पे म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता है HCl के इफेक्ट से, ठीक है। ये था स्टमक के बारे में। अब स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे। अभी ये गाल, लीवर, पेनक्रियाज को छोड़ देते, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि अब स्टमक अपना ओपन होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक अपना ओपन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ये है पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर। मैक्सिमम जो 9 मीटर का है ये ना, 9 मीटर का अपना एलिमेंट्री कैनाल है, तो 6 से 7 मीटर एरिया जो है यही कवर कर रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। 6 से 7 मीटर एरिया जो है यही कर रखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं, डुओडेनम, फिर तीसरा जेजुनम, फिर लास्ट में आपका है इलियम, ठीक। तो ये देखिए, ये जो स्टमक है जे लाइक स्ट्रक्चर है। जे लाइक स्ट्रक्चर के बाद स्टमक के कुछ पोर्शन छोड़ गया, उसको देख लेते हैं। देखिए स्टमक के वो कौन सा पोर्शन छोटा है, स्टमक जो है आपका कुछ रीजन में बटा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसे यहाँ पे बोलस आया, ठीक है, जैसे यहाँ पे बोलस आया, तो ये जो कॉर्नर वाला रीजन है, इसको हम लोग नाम देते हैं फंडस, इसको हम लोग नाम देते हैं फंडस, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोलस जिस रीजन में पहुँचता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इस वाले रीजन को हम लोग नाम देते हैं कार्डियक, ठीक। फिर इसके बाद इस वाले रीजन को हम लोग नाम देते हैं कार्डियक, और इस वाले रीजन को नाम देते हैं फंडस। और फिर जो ये वाला पोर्शन बच गया, ये वाला यहाँ तक, इसको हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो पाइलोरिक है, पाइलोरिक के पास यहाँ पे गेट बना होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, जिसको हम लोग नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। ये क्या है, गेट का काम करता है, ठीक। और ये जो बचा पोर्शन, मतलब बचा पोजीशन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो अब इसका क्या काम है, इसका काम है खुलना बंद होना। तो पाइलोरिक एंड जो है खुलता कहाँ पे, डिओडेनम में। डिओडेनम किसका हिस्सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। पाइलोरिक एंड जो है खुलता कहाँ पे है, डिओडेनम में। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, डिओडेनम में क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। डिओडेनम में क्या होगा, स्टमक का पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से ओपन, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन हुआ किसमें, डुओडेनम में, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन हुआ, तो अब डुओडेनम में क्या होता है, बाइल जूस का भी क्या होता है, यहाँ पे एंट्री हो जाता है, ठीक है। बाइल जूस भी यहाँ पे आके ओपन हो जाती है। बाइल जूस कहाँ से सिक्रेशन, बाइल जूस का सिक्रेशन कहाँ होता है, लीवर से, ठीक है। ये हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से चर्चा होगी कि लीवर से क्या निकलता है, पेनक्रियास से क्या निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो डिओडेनम में क्या होगा, बाइल जूस रिलीज होगा, फिर ये डिओडेनम आगे बढ़ेगा, यहाँ पे डाइजेशन का भी प्रोसेस होगा,
यहाँ पे ब्रेकडाउन तो हो गया, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड आएगा, यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड आएगा तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, डिओडेनम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही डिओडेनम में खाना पहुँचा तो यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक। अब फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा आपका क्या था, पूरा डिओडेनम, इसको हम लोग सी शेप डिओडेनम भी बोलते हैं, सी शेप डिओडेनम, ठीक। अब बारी है किसकी, जेजुनम की। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है आपका, जेजुनम। जेजुनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक। फिर यहाँ इलियम आएगा। इलियम के पास क्या होगा, कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का डाइजेशन या कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो इलियम वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, और इलियम जो है मैक्सिमम एरिया क्या किया रहता है, कवर किया रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट का, ठीक है। और फिर अब ये इलियम जो है ओपन होता है कहाँ, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे हम लोग। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसको हम लोग 4 रीजन में बांटेंगे, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं कोलॉन, इसको हम लोग बोलते हैं कोलॉन। अभी हम लोग वहीं आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका मेनली क्या होता है, आपका मेनली होता है यहाँ पे एसिमिलेशन, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है बची खुची चीज़ों का, ठीक है। जो चीज़ें बच गई हों उनका क्या होगा यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन फिर से होगा, रीएब्जॉर्प्शन, एक बार ऐसे कह सकते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे अपेंडिक्स प्रेजेंट है और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन कहाँ हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में। और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं, सीकम, ठीक। और इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। पहले इसका काम था, लेकिन अब इसका काम नहीं है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि जो डाइजेशन में गुड बैक्टीरिया जो होती हैं उनका निवास स्थान है, ये निवास स्थान है कौन, अपेंडिक्स। गुड बैक्टीरिया बोले तो डाइजेशन में हेल्पफुल, ठीक। फिर अब ये देखिए, ये सीकम आपका खुलेगा कहाँ, कोलॉन में, ठीक। इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इसको हम लोग नाम देंगे असेंडिंग कोलॉन, इसको हम लोग नाम देंगे असेंडिंग कोलॉन, ठीक। ये ऊपर तक जाएगा। अब जैसे ये यहाँ पे मुड़ा, ये मुड़ा तो ये बन जाएगा ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक। ट्रांसवर्स कोलॉन के बाद अब फिर ये जैसे नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पे असेंडिंग था तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक। फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर लास्ट में इस वाले पोर्शन पे जैसे आएगा, इस वाले पोर्शन पे, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मोइड कोलॉन, ठीक है, सिग्मोइड कोलॉन। फिर इसके बाद देखिए ये वाला जो पोर्शन है सिग्मोइड कोलॉन, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका हो जाएगा क्या, रेक्टम।
रेक्टम। अब यहाँ पे देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे ओवरऑल लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ क्या है। यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का जो भी था एब्जॉर्प्शन होना था वो हो गया, जो फूड जितने को डाइजेस्ट होना था वो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, बॉडी में फ्लो भी कर गया ब्लड के हेल्प से। लेकिन जो बच गए उनका क्या होगा, यहाँ पे बचे हुए प्रोडक्ट आएंगे सीकम में, फिर यहाँ से ये ट्रेवल करेंगे, यहाँ पे होगा क्या, रीअब्जॉर्प्शन ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होना होगा तो वो होंगे, आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा वो होंगे, ठीक है। और भी कोई टॉक्सिक चीज़ होंगे तो यहाँ से ये रिलीज, मतलब बॉडी क्या कर देगी, इसी फीकल मैटर के साथ, इसी वेस्ट मैटर के साथ, इसी के साथ ऐड कर देगी, ठीक है। तो ये यहाँ से फ्लो मतलब यहाँ से क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, पहले असेंडिंग कॉलम चढ़ेगा, ठीक, फिर असेंडिंग कॉलम के बाद ट्रांसवर्स कॉलम चढ़ेगा आएगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग, फिर पहुँचेगा सिग्मॉइड कॉलम, फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ रेक्टम में स्टोर होने लगेगा, ठीक है, रेक्टम में स्टोर होने लगेगा, ठीक। यहाँ देखिए रेक्टम में स्टोर हुआ, और फिर ये आपका है एनस। तो एनस जो है, एनस के पास भी देखिए दो तरह की क्या होती हैं, स्पिंचर होती हैं, दो तरह की स्पिंचर होती हैं। जो इंटरनल स्पिंचर होती है, जो अंदर वाली होती है, ये इनवॉल्यूंटरी होती है, ठीक है। ये जो अंदर वाली होती है ये होती है इनवॉल्यूंटरी, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल वाली होती है, जो बाहर वाली होती है, ये हम लोग के कंट्रोल में होती है। एक्सटर्नल वाली जो होती है वो हम लोग के कंट्रोल में होती है। जैसे ही सूटेबल टाइम मिलेगा, जैसे ही ह्यूमन बॉडी अगर फ्री है तो फिर ये क्या करेगा, फीकल मैटर को अपने बॉडी से रिलीज कर देगा। लेकिन ये रेक्टम जैसे जैसे भरता जाएगा, रेक्टम जैसे जैसे भरता जाएगा, ये इनवॉल्यूंटरी होने की वजह से इंटरनल वाला जो है वो इनवॉल्यूंटरी है, इंटरनल एनल स्पिंचर, ये क्या आपका इनवॉल्यूंटरी है। तो ये बार बार आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि रेक्टम की टंकी भर गई है, ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, बॉडी से रिलीज करिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, अगर ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एनिमल सुटेबल है, उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है कि हाँ बॉडी से फेकल मैटर को बाहर करने का टाइम है, तो फिर ये क्या करेगा, रिलैक्स होके अपने बॉडी को, अपने ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। तो फिर ये जो कंट्रोल मसल्स हैं, कंट्रोल स्फिंक्टर्स है, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि बॉडी से एनस के थ्रू क्या निकल जाएगा, आपका वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। ये था आपका ओवरऑल क्या, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में अब तक हमने बस यही देखा, जितना यहाँ पे बोर्ड पे बना है स्ट्रक्चर ना, इन्हीं के बारे में अब तक बात हुई है, बस ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स को छोड़ करके, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स को छोड़ करके बात हुई है। तो अब एक बार लीनियर वे में समझ लेते हैं, ठीक है, बिना डायग्राम के समझ लेते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले फूड है, इसका इनटेक हुआ, ठीक, फूड का इनटेक हुआ कहाँ पे, बकल कैविटी में, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी या फिर माउथ, जो भी आप बोल लो, ठीक। अब यहाँ पे मैस्टिकेशन हुआ किसके हेल्प से, बकल कैविटी के ये पार्ट हैं, टीथ से, टंग के हेल्प से और सैलिवरी ग्लैंड की वजह से, ठीक है। फिर इसके बाद ये मैस्टिकेटेड फूड किस में कन्वर्ट हो गया, बोलस में, ठीक। अब ये बोलस कहाँ ट्रेवल किया, बोलस गया फेरिंग्स के पास। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स के पास विंड पाइप प्लस फूड पाइप, इन दोनों का कनेक्शन है, इन दोनों का क्या है, जंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ फिर ये सेपरेट कैसे होता है,
फेरिंग्स के पास विंड पाइप और फूड पाइप का कनेक्शन है, जंक्शन है। तो यहाँ पे ये सेपरेट होता है एपिग्लॉटिस से। एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रैकिया को, इसको हम लोग ट्रैकिया भी बोलते हैं, ट्रैकिया को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, जिससे कि क्या होता है, फूड पाइप में खाना जाता है। ठीक, तो एपिग्लॉटिस कहाँ खुला, एपिग्लॉटिस ने कवर किया ट्रैकिया को। फिर फेरिंग्स के बाद ये ओपन होगा किस में, ईसोफेगस में। ठीक है, अब ईसोफेगस क्या करेगा, ईसोफेगस ओपन होगा कहाँ, ईसोफेगस ओपन होगा स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्म में होगा, सिंपल फॉर्म। फिर इसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। ठीक, फिर इसके बाद स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ बढ़ेगा, बोलस जो डाइजेस्टेड फूड, ब्रेकडाउन फूड है वो कहाँ बढ़ेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन यहाँ भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, अब जो एब्जॉर्ब फूड हो गया, अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे वो इकट्ठा हो रहे हैं, ये अब कहाँ बढ़ेंगे, वेस्ट प्रोडक्ट बोले तो एब्जॉर्ब्ड फूड। ठीक है, अब ये कहाँ बढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ बढ़ा, लार्ज इंटेस्टाइन से ये बढ़ा आपका रेक्टम में। और जैसे ही रेक्टम फुल हुआ, जैसे ही रेक्टम फुल हुआ, ये एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है, एनस के थ्रू क्या हुआ, एनस के थ्रू आउट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम द बॉडी, किसके हेल्प से, एनस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे देखिए बकल कैविटी में मैस्टिकेशन में किसने हेल्प किया, अपना सैलिवरी ग्लैंड ने हेल्प किया। ईसोफेगस में यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन में किसने हेल्प किया, लीवर ने। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते वक्त किसने हेल्प किया, पैनक्रियाज ने। अब इनके फंक्शन के बारे में हम लोग एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अलग से वीडियो में देखेंगे कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कैसे परफॉर्म करते हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं कैसे आपस में फिर से इंटर रिलेट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने इतना ही देखा कि कैसे फूड का इंटेक होता है, डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और कौन सी चीज़ें रीएब्जॉर्ब होकर के बॉडी से बाहर कैसे निकलती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।